लेकर आ गए हैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। जैसा कि आप लोगों को मैंने बताया था कि अब आपको पूरा का पूरा जितने मॉडल पेपर है कक्षा 10 के सारे मॉडल पेपर को हम सॉल्यूशन कराएंगे और आप लोग बस क्या करिएगा, हमारे साथ अच्छी तरीके से जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। देखिए आपके लिए बहुत सारी मेहनत अब की जाएगी क्योंकि अब आपके पास बोर्ड पेपर जो है नज़दीक हो गया है, ठीक है ना। अब आप लोग क्या मना लीजिए, दशहरा मना लीजिए, दीपावली मना लीजिए, उसके बाद आपको हमारे साथ पढ़ना होगा बहुत अच्छी तरीके से, एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। अब यहाँ पे मैं आपको क्लास 10th की जितने भी मॉडल पेपर हैं, ठीक है ना, अब मैं यहाँ पे आपको मॉडल पेपर से पढ़ाई करवाऊंगा। किससे? मॉडल पेपर से स्टडी करवाऊंगा और आपके लिए ऐसी स्टडी करवाऊंगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होगी और बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब सभी लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर देखिए आपको पूरा का पूरा मॉडल पेपर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको विज्ञान का 824 BO मॉडल पेपर नंबर है। यहाँ पर मैंने मॉडल पेपर को भी लाया हुआ हूँ जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है ना। इस मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन करवाने वाले हैं और आपको पूरा का पूरा, ध्यान दीजिएगा, ये आपका 2022 का मॉडल पेपर है क्योंकि इससे आपके प्रश्न मिलेंगे प्रश्न मिलेंगे, या मेरी बात नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर को पूरा का पूरा सोल्यूशन कराने वाले हैं। तो सभी लोग क्या करेंगे, एक बार वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पर विज्ञान की बात करेंगे, केवल प्रश्न पत्र की बात करेंगे, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा, पूर्णांक 70 नंबर का आपको दिया जाएगा, ठीक। और 824 BO अथवा ध्यान दीजिएगा, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित, शुरू के जो 15 मिनट होंगे आपके ना, वह प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपके लिए निर्धारित होंगे, ठीक है ना। चलिए निर्देश की बात करेंगे, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है, 3 खंडों में आपका विभाजित होगा, ठीक। हालांकि जो 2023 में पेपर बनने वाला है ना, उसमें क्या होगा कि अब आपको 20 प्रश्न क्या दिया दीजिएगा, 20 प्रश्न आपको दे दिया जाएगा बहुविकल्पी, उसके बाद आपको जो प्रश्न होंगे देंगे सेम टू सेम, ऐसे जैसे इसमें 5-5 करके दिया है उसमें 20 प्रश्न शुरू में ही आपको दे देगा, सेम पैटर्न ऐसे ही रहेगा, बस आपको थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ठीक है ना। और फर्स्ट की बात करेंगे, यह प्रश्न पत्र 3 खंडों क, ख एवं ग में विभाजित है, हमने आपको बताया। प्रत्येक खंड का प्रथम प्रश्न बहुविकल्पी है, जो प्रत्येक खंड का जो प्रथम प्रश्न है वह क्या है, बहुविकल्पी है, जिसमें 4 विकल्प दिए गए हैं, ठीक। विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, तीसरे नंबर की बात करेंगे, प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एवं एक साथ करना आवश्यक है, जो प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न होंगे उसको एक साथ करना आपके लिए आवश्यक है। प्रत्येक खंड जो होगा, जैसे आपने क खंड किया, तो अब जब आप नया प्रश्न स्टार्ट करेंगे ना, आप नेक्स्ट पेज में ही स्टार्ट करिएगा, ये बात बोल रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या कर रहा है, सभी प्रश्न आपके लिए करना अनिवार्य होगा, जितना भी प्रश्न आपको इसमें दिया हुआ है सभी प्रश्नों को आपको करना अनिवार्य होगा। और हमारे साथ बस जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करिए, शेयर कमेंट सब जरूर कर दीजिए, ठीक है ना। और आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की पुष्टि स्वच्छ एवं नामांकित चित्रों एवं रासायनिक समीकरण द्वारा कीजिए, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो खंड क की बात करेंगे, कोई दर्पण, देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये तो आपको मॉडल पेपर हो गया, पूरा का पूरा मॉडल पेपर इसमें आपको दिया हुआ है, इसको हम बारी बारी सॉल्व करेंगे अच्छी तरीके से। पहले आप लोग कॉपी के बारे में जान लीजिए, ये आपके लिए कॉपी आपको बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही कॉपी देखने को मिले, क्योंकि अब आपका सब डर समाप्त कर दें, क्योंकि देखिए आप लोग बहुत डरते हैं सर कॉपी कैसे मिलेगी, भरना कैसे रहेगा, तो सारा इसी में मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है ना। देखिए कॉपी जो है डेमो कॉपी है, इसमें मैंने पूरे मॉडल पेपर को सोल्यूशन कराया हुआ है, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पर सोल्यूशन कैसे करना है उसकी मैं पूरी जानकारी दूंगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप केंद्र व्यवस्थापक की मुहर रहेगी, यहाँ पर केंद्र की मुहर रहेगी, ठीक। हाई स्कूल परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। और सबसे पहले कॉपी के बारे में आपको बता दूं, केंद्राध्यक्ष एवं कक्ष निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि वह परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं, ठीक। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करेंगे, ठीक। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिचित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है, ठीक। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पे आपको डालना, अनुक्रमांक की मैं बात करूँ, जैसे आपका अनुक्रमांक दे दिया 21, 24, 23,
ठीक है ना, और तीर, ठीक है ना, इतना आपको दे दिया। तो आपको लिखना कैसा है, देखिए 21, 24, 23, 0। तो क्या लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो आपको लिखना है 21 लाख, क्या लिखना है, 21 लाख, ठीक। और अब क्या लिखना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख में है। और क्या लिखना है, 24,000, क्या लिखना है, 24,000 230, ठीक। ये आपको पूरा लिखना है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। तो समझ में आई, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, ठीक है ना। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको थोड़ा और चर्चा करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक। यहाँ पर आपको अंकों में डालना है, नीचे शब्दों में डालना है, ठीक। विषय आपको विज्ञान डाल देना है, प्रश्न पत्र आपको डालना है केवल, ठीक। और जो अंकित संकेतांक है यहाँ पे डालना, देखिए संकेतांक जो दे रखा है ना, यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है ना। परीक्षा का दिन डाल देना है, परीक्षा की तिथि एवं पाली डाल देना है, और केंद्र का नाम यहाँ पे आपको डाल देना है, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही, आप लोग क्या करिए, कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। अब इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ठीक। इसके नीचे आपको कुछ नहीं भरना है, ये आपके कक्ष निरीक्षक जो लगे होंगे ना, उनकी जिम्मेदारी है ये चीज़ को भरना, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, ध्यान। चलिए खंड क की बात करेंगे। खंड क आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है ना। खंड क की बात करेंगे, ठीक ना। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 1 की बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क की बात करें, कोई दर्पण किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो वह दर्पण कौन सा है। तो क्वेश्चन में भी दे रखा है आपके पास, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या दे रखा है आपके पास, कोई दर्पण, दर्पण तो समझते हैं ना, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, ठीक। लेंस की बात अलग हो गई, उसमें हम आर पार देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें क्या कर रहा है, कोई दर्पण है हमारे पास, किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा बनाता है तो दर्पण कौन सा होगा। वो ऐसा प्रतिबिंब है कि वह सदैव सीधा प्रतिबिंब आपका बनाएगा। तो आप बताइए कौन सा प्रतिबिंब है। तो आप जानते हैं, जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपका कौन सा दर्पण होता है, समतल दर्पण होता है, ठीक। न दबा हुआ होता है, न उभरा हुआ होता है, सीधा सीधा बना होता है। तो वो क्या होता है, समतल या उत्तल दर्पण में भी आपका सीधा प्रतिबिंब बनता है। जैसे आप पीछे गाड़ियों को देखते हैं ना, पीछे गाड़ियों को देखते हैं जब, तो वहां पर भी होता है क्या, उत्तल दर्पण होता है, थोड़ा उभरा हुआ होता है शीशा, आप उसमें देखेंगे, ठीक है ना। तो उत्तल दर्पण भी सीधा प्रतिबिंब आपका बनाता है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए ये भी है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, सामान्य आंखों के लिए दूर बिंदु कितना होता है। जो सामान्य आंखें आपके लिए है, इसके लिए जो दूर बिंदु होता है कितना होता है, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो कितना होता है, अनंत होता है, ठीक। चलिए, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। मान लीजिए कोई आपके पास चालक है, चालक मतलब कंडक्टर है, ठीक। उसमें कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कितने एम्पियर की, आई धारा मतलब आई हो गया, कितने एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक। अगर समय की बात करें, t बराबर 2 सेकेंड, ठीक है ना। तो आवेश की मात्रा बतानी है, q बराबर IT होता है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 × 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 कूलाम, आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया ना। चलिए, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने का नियम कौन सा है। तो ध्यान दीजिएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो है ना, वो क्या होता है, प्रेरित विद्युत धारा की दिशा को ज्ञात करते हैं इससे, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। ओम का नियम लिखिए, क्या लिखना है, ओम का नियम लिखिए, इसके आधार पर ओम को परिभाषित कीजिए। क्या लिखना है, ओम का नियम लिखना है और इसके आधार पर ओम को परिभाषित कीजिए। तो देखिए, आप ओम का नियम लिखेंगे और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे चालक का दाब, चालक का ताप, चालक की लंबाई, चालक का पदार्थ स्थिर रहे, मतलब ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई हमारे पास क्या है, चालक है, उसकी भौतिक अवस्था जैसे ताप, दाब, चालक, लंबाई व पदार्थ स्थिर रहे, तो चालक में प्रवाहित धारा उसके सिरों पर लगे विभवांतर की अनुक्रमानुपाती होती है। क्या होती है, विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक है ना। ओम, एक ओम की परिभाषा आपको लिखना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर, क्या होता है, यदि किसी चालक के सिरों पर लगा विभवांतर 1 वोल्ट तथा उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान
1 एम्पियर हो तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम होगा। कितना होगा? 1 ओम होगा। R इज इक्वल टू V अपान आई, यानी कि 1 वोल्ट बटे 1 एम्पियर बराबर 1 ओम आपका हो जाएगा। तो समझ में आया? समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए है, ठीक है ना। क्या कह रहा है? चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्मों को लिखिए। चुंबकीय बल रेखाओं के 2 गुणधर्म को आपको लिखना है। देखिए पहला नंबर क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र के रूप में होती हैं। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वह बंद वक्र के रूप में होती हैं, ठीक। 2 चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। जो चुंबकीय रेखाएं हैं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, ठीक है ना। चलिए ग नंबर की बात करें। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सम्मुख, मान लीजिए ये 16 सेंटीमीटर इसका क्या है? फोकस दूरी है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी क्या है? फोकस दूरी है। तो ये कितनी है? 16 सेंटीमीटर है, ठीक। और एक वस्तु 8 सेंटीमीटर, मतलब इन दोनों के बीच में ही कोई वस्तु रखी है, वो 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो उपयुक्त किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति ज्ञात कीजिए। जब कोई वस्तु फोकस बिंदु और वक्रता की वक्रता देखिए ध्रुव के बीच में रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। वस्तु से बड़ा बनेगा, आभासी व सीधा बनेगा। ये आपको लिख देना है, ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, आगे आपको बताते हैं। 3 नंबर की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या करा? एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, कितना? एक 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी पर एक वस्तु स्थित है। तो वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति किरण आरेख बनाइए। तो सभी अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है और इसको सोल्यूशन कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो लेंस की फोकस दूरी F बराबर -20 सेंटीमीटर, लेंस की वस्तु की दूरी B बराबर -20 सेंटीमीटर, ठीक। चलिए अब देखिए तथा लेंस से प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालना है, ठीक है। लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से, ठीक। तो 1/-20 बराबर 1/v माइनस 1/-20 या 1/v बराबर -1/20 प्लस 1/20, ठीक है ना। यहाँ क्या हो जाएगा? 1/b बराबर -1 माइनस 1/20 बराबर -2/2, 20 बराबर -1/10, ठीक। तो v बराबर क्या हो जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर फिगर की बात करें तो मैं आपको दिखाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए आप इस फिगर को अभी बना लीजिएगा अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। मान लीजिए कोई आपके पास चालक है जो उसका प्रतिरोध है किन कारकों पर निर्भर करता है? समांतर क्रम में जुड़े तीनों प्रतिरोधों R1, R2 और R3 का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक। समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे तो समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का जो संयोजन है चित्र में दिखाया गया है। तो यहाँ पर देखिए इस प्रकार संयोजन में जो प्रतिरोध होता है ना, देखिए R1, R2, R3 समांतर क्रम की बात कर रहा है। समांतर क्रम में आपका क्या होता है कि देखिए जो तीनों, देखिए अगर हम यहाँ पर एक प्रतिरोध लेते हैं तो इसके जो पहले प्रतिरोध हैं, जो आपका प्रतिरोध होगा, पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, तीसरा प्रतिरोध, तीनों का जब पहला सिरा होगा एक बिंदु से मिलेगा और दूसरा सिरा भी एक बिंदु से, मतलब दोनों बिंदु क्या मिलेंगे? यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है ना। और बीच में एक सेल लगा होता है, ये आपका समांतर क्रम होगा, ठीक है ना। तो R1, R2, R3 दो निश्चित बिंदु A और B के बीच जुड़ा हुआ होता है तथा उन दोनों निश्चित बिंदुओं के बीच एक सेल जोड़ दिया जाता है, ठीक। अतः प्रतिरोध, प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के विभवांतर मान V होगा। माना प्रतिरोध, ध्यान दीजिएगा, R1, R2 व R3 क्रमशः I1, I2 व I3 धाराएं प्रवाहित होती हैं। तब ओम के नियम से क्या हो जाएगा? I1 बराबर V/R1, I2 बराबर V/R2, I3 बराबर V/R3, ठीक है ना। तो कुल धारा क्या हो जाएगी? I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 या I बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। I बराबर क्या हो जाएगा? V इंटू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। आगे देखिए, माना इन प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोध R हैं जिसके सिरों पर विभवांतर V होने पर इसमें धारा I प्रवाहित होगी। अतः R इज इक्वल टू V/I अथवा I इज इक्वल टू V/R, ठीक है ना। अब समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पर V/R बराबर V से V कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 आपका हो जाएगा। यही समांतर क्रम में जुड़े तीन प्रतिरोधों का मान दर्शाती है, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है।
दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या है? विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन कीजिए। एक डीसी मोटर आपके पास है एवं एक प्रत्यावर्ती मोटर है, दोनों में धारा में अंतर क्या होता है? एक डीसी करंट में और एक एसी करंट में अंतर क्या होता है, या एक दिष्ट धारा और एक प्रत्यावर्ती धारा में अंतर क्या होता है? विद्युत मोटर की रचना, सिद्धांत एवं कार्यविधि का वर्णन करें। दिष्ट धारा एवं प्रत्यावर्ती धारा में अंतर की बात करेंगे। दिष्ट धारा क्या होती है? वह विद्युत धारा जिसका परिमाण नियत रहता है। क्या रहता है? नियत रहता है, तथा परिपथ के किसी बिंदु में से एक ही दिशा में प्रवाहित होती रहती है, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक, मतलब ये आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी। अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये धारा आपको कंटिन्यूअस देखने को मिलेगी, यही आपकी धारा होगी दिष्ट धारा। ये जो ऊपर आप बना दिए हैं ऐसे नहीं बनना चाहिए। धारा जो होगी एकदम कंटिन्यूअस होगी, ना ऊपर जाएगी ना नीचे आएगी, एकदम सेम टू सेम जाएगी। ठीक है ना। और प्रत्यावर्ती धारा की बात करेंगे तो एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, आपको ऐसे ही जाएगी। मतलब वह धारा जिसका परिमाण आवर्त रूप में परावर्तित होता रहता है, मतलब समय के साथ साथ बदलता रहता है तथा दिशा बार बार उत्क्रमित होती रहती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है ना। इस तरीके से आप इसका भी फिगर बना लीजिए। विद्युत मोटर की बात करेंगे तो ये आपके लिए विद्युत मोटर हो जाएगी। विद्युत मोटर में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आपके विभक्त वलय होंगे। ठीक है ना। और ये चुंबक होगा, यानी और यह चुंबक होगा। ये आपकी क्या होगी? एक कुंडली होगी। ठीक, और ये हमारे क्या है? आर्मेचर है। ठीक है ना। तो विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परावर्तित करता है। सिद्धांत की बात करेंगे, जब किसी कुंडली को चुंबकित क्षेत्र में रखकर, किसमें? जब किसी कुंडली को चुंबकित क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है। क्या कार्य करने लगता है? बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। ठीक, यदि कुंडली अपने अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र हो तो वह घूमने लगती है। कार्यविधि की बात करेंगे, जब बैटरी में कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से कुंडली के भुजाओं AB तथा CD में बराबर परंतु विपरीत दिशा में दो बल कार्य करने लगते हैं। ये बल एक बल युग्म बनाते हैं जिसके कारण कुंडली दक्षिणावर्त दिशा में घूमने लगती है। कुंडली के साथ लगे विभक्त वलय भी घूमने लगते हैं। इन विभक्त वलयों की सहायता से धारा की दिशा इस प्रकार रखी जाती है कि कुंडली पर बल लगातार एक ही दिशा में कार्य करे, अर्थात कुंडली एक दिशा में घूमने लगती है। ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे बात करेंगे। अब हम बात करेंगे खंड क की बात करेंगे और प्रश्न नंबर 5 की बात करेंगे। तो क्या करा? निम्नलिखित में से अम्लीय लवण कौन सा है? इसमें अम्लीय लवण आपका कौन सा है? NaHSO4। ठीक है ना। NaHSO4। ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। Fe2O2 प्लस 2Al, ठीक है ना, Al2O3 प्लस 2Fe, यह अभिक्रिया कौन सी है? तो विस्थापन अभिक्रिया आपके लिए होगी। ठीक है ना। एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत बनना कहलाता है। क्या कहलाता है? एनोडिंग। क्या कहलाता है? एनोडिंग कहलाता है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, वियोजन अभिक्रिया क्या है? एक उदाहरण आपको इसमें देना है। तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? ध्यान दीजिएगा, जो एक ही यौगिक क्या करे? वियोजित कर दे, अलग कर दे, वही होती है वियोजन अभिक्रिया। मतलब वह उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय मतलब इससे हम इसको NH4Cl नौसादर जिसे आप कहते हैं, इससे आप क्या कहेंगे? नौसादर कहेंगे। ठीक है ना। हम इससे क्या करेंगे? नौसादर से NH3 अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएंगे। पुनः हम अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से नौसादर बना सकते हैं। ठीक है ना। दो या दो से अधिक सरल अणुओं में विभाजित हो जाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। अमोनिया क्लोराइड की बात करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। जिप्सम को 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। क्या बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। बनाने की विधि की बात करेंगे, 2CaSO4 × 2H2O, 120 से 130 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर क्या बनेगा? CaSO4 × का होल ट्वाइस × H2O प्लस 3H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस आपके लिए हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके उपयोग की बात करेंगे तो शल्य चिकित्सा में प्लास्टर करने के लिए होता है, सांचे और मॉडल बनाने में, मूर्तियां व खिलौने बनाने में। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करेंगे। संक्षारण क्या होता है? संक्षारण के दो उदाहरण आपको देना है। ठीक है ना। तो नम वायु के संपर्क में आने पर किसके?
नम वायु के संपर्क में आने पर सतह की धातु का क्षरण संक्षारण कहलाता है। यह एक ऑक्सीकारक प्रक्रम है। ठीक, एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे, लोहे पर जंग लगना, चांदी का बदरंग होना, तांबे तथा कांसा पर हरी परत का निर्माण आदि। ठीक है ना। चलिए, निम्नलिखित के IUPAC नाम आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसका होगा 2 प्रोपेन। क्या होगा? 2 प्रोपेन, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आया है। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, अगला ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है? CH3 CH2 CH2Br। ठीक, 1 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? इसके 2 लाभ आपको लिखना है। तो चलिए, मेंडलीव की आवर्त सारणी क्या है? इसके 2 लाभ आपको लिखना है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु भारों के वृद्धि क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ठीक, इसमें 8 वर्ग हैं। प्रत्येक समूह को उपसमूह ए और बी में विभाजित किया गया है। ठीक, लाभ की बात करें तो इसमें तत्वों के गुणों को जो अध्ययन है ना, वो करने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक है ना। और तत्वों की सही परमाणु भार ज्ञात करने में सहायता मिलती है। इसका आप लोग क्या करिएगा? स्क्रीनशॉट। ठीक, समझ में आया? इसको आप लोग पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए, यहाँ से भी आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे, और तीसरा नंबर क्या है? नए तत्वों की खोज में सहायता आपको यहाँ पर भी होगा। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 8 की बात करेंगे। 8 नंबर में देखिए, निम्नलिखित का रासायनिक समीकरण आपको लिखना है। ठीक है ना। जैसे एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? बनाएगा 2CH3 CH2ONA बनाएगा। ठीक, एथोनाइक अम्ल सोडियम कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, NaCH3COOH प्लस NaHCO3 से जब क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CH3COCOONA प्लस H2O प्लस CO2 बनाएगा। ठीक, एथेनोइक अम्ल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? ये आपको बताना है, कुछ नहीं बनाएगा। ठीक है ना। आगे देखिए, ये आपको पूरा क्वेश्चन सारे कर लेने हैं। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ग नंबर की बात करेंगे। मेंडल के अनुसार, किसके अनुसार? ध्यान दीजिएगा, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है TT। ठीक है ना। स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी। ठीक है ना। आसमान आपको दिया होगा इसमें मॉडल पेपर में। ठीक है ना। मैं आपको दिखा देता हूँ, नहीं आप कहेंगे सर फर्जी आप बता रहे हैं। देखिए, स्वपोषी पोषण हेतु क्या आवश्यक है? कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इनमें सभी से क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो पेप्सिन एंजाइम आपका पाया जाता है। मूत्र निर्माण होता है वृक्क में। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर 10 की बात करेंगे। सजीवों तथा निर्जीवों में 2 प्रमुख अंतर आपको देना है। ठीक है ना। तो सजीव और निर्जीव की बात करेंगे। सजीव भोजन करते हैं, सजीव जो होते हैं भोजन करते हैं, चोट लगने पर सजीव को दुख होता है। निर्जीव जो होते हैं कोई भोजन नहीं करते हैं। जैसे आपका लोहा हो गया, लोहा कौन सा भोजन करता है और इसको कितना भी मारिए कोई दर्द नहीं होगा। सजीव जनन कर सकते हैं, सजीव जनन कर सकते। निर्जीव जो होते हैं कुछ जनन नहीं कर, जैसे हैं वैसे ही हमेशा रहेंगे। ठीक है ना। श्वसन को परिभाषित करना है आपको। तो सभी जीवों में कोशिकीय स्तर पर O2 की उपस्थिति में जैविक ऑक्सीकरण की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ठीक है ना। एक खुले रंध्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। ठीक है ना। ये आपका हो जाएगा स्पीत रक्षक सेल, अर्धचमिक सेल, खुला रंध्र या मोटी दीवार आपका हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिएगा आगे, 11 नंबर की बात करेंगे। पादपों में जल तथा भोजन का परिवहन कैसे हो? तो जो पादप होते हैं उसमें जल तथा भोजन का परिवहन कैसे होता है ये आपको लिखना है। तो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूँगा। पादप में जल और भोजन का परिवहन जाइलम वाहिनियों द्वारा होता है। परासरण के नियमानुसार मृदा के कणों के बीच अस्थित खनिजों का जलीय घोल जड़ों के मूलरोम में प्रवेश करता है और इसी प्रकार उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर बहता हुआ जाइलम वाहिनियों में पहुंच जाता है। वाष्पोत्सर्जन के कारण उत्पन्न खिंचाव, परासरण दाब एवं कोशिका दाब के प्रभाव में जलीय घोल पौधे के शीर्ष भाग तक पहुंच जाता है। ठीक है ना। चलिए 11 नंबर ख की बात करेंगे। गुणसूत्र के बारे में पूछा है। मनुष्य में गुणसूत्रों का निर्धारण कैसे होता है ये आपको पूरा स्क्रीनशॉट कर लेना है। ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आपको पूरा कर लेना। तो मेरे प्यारे बच्चा लोग, ये आपका पूरा का पूरा मॉडल पेपर था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।